हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टोटल स्टडी चैनल। आज से हम अपने इस चैनल में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों ये टॉपिक कितने इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में। ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे थ्योरेटिकल हो, चाहे वो इंटरव्यू के ही तहत क्यों ना हो। और पर्टिकुलर मैं बात करूं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की दोस्तों, तो मैंने प्रीवियस 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर चेक किए हैं, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से पूछे ही गए हैं एंड आई होप कि आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। सो रिन्यूएबल एनर्जी होता क्या है? सो रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स, as the name suggested, which can be regenerated, or we can say that their supply is unlimited. Renewable energy or non-conventional energy is also called inexhaustible sources of energy because we can get energy from them for infinite time. So ऐसे ऊर्जा के स्रोत को हम रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम फिर से जनरेट कर सकते हैं या जिसका सप्लाई जो है असीमित समय के लिए रहता है, जो कभी खत्म नहीं होगा, अनलिमिटेड है अपने इन्वायरमेंट में, अपने एटमॉस्फेयर में। तो ऐसे एनर्जी के स्रोत को या ऐसे एनर्जीज को हम रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स कहते हैं। सो वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी कम्स अंडर द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर एनर्जी। सो सोलर एनर्जी इज कंसिस्ट इन सोलर एंड और सन and their radiation we can convert into electricity generation by using solar panel. Then we will run all types of electrical appliances through them, चाहे वो AC appliances हो चाहे वो DC appliances हो। हमको पता है सोलर पैनल जो है DC इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है आउटपुट में, किंतु हमको यहाँ पर नीड हो AC appliances चलाने की, तो हम उसको इन्वर्टर के माध्यम से DC को AC में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों विंड एनर्जी की। सो इट्स आल्सो अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग विंड टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग रोटेटिंग ब्लेड। देन अगेन वी कैन रन ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थ्रू देम फॉर इनफाइनाइट ऑफ टाइम। Thus all types of renewable resources of energy we will learn in next video one by one with fully explanation. On this video we are learn only what is renewable or non-renewable energy and difference between them with proper data. So next type of renewable energy is hydro energy. It's also based on wind energy process. इसमें हम क्या करते हैं, उसमें विंड के जो काइनेटिक एनर्जी है उससे हम ब्लेड को रोटेट करते थे जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसमें हम पानी के जो काइनेटिक एनर्जी है उसके माध्यम से हम टरबाइन के ब्लेड को रोटेट करते हैं और उसको जनरेटर से जोड़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट है बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। इन सभी रिन्यूएबल एनर्जीज के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे किंतु नेक्स्ट वीडियो में। So now we are discussed about some data of renewable energy. You know, India is the world's third largest producer and also third largest consumer of electricity. And only 17.5% of electricity generated by renewable sector in India. Particular मैं इंडिया की बात करूँ तो 17.5% बस इलेक्ट्रिसिटी टोटल ओवरऑल में 17.5% इलेक्ट्रिसिटी जो है रिन्यूएबल सेक्टर से जनरेट होती है। बाकी 80 to 82.3 ऑलमोस्ट बोल सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर प्लांट। और हमारे लिए एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि रिन्यूएबल एनर्जी की सेक्टर में 28% ग्रोथ, हर साल 28% ग्रोथ प्रीवियस ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो हर साल 28% ग्रोथ रिन्यूएबल सेक्टर में हो रही है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। यदि इसी रफ्तार से होता रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जिससे हम ओनली रिन्यूएबल एनर्जी से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और उसी के जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है उसी को हम कंज्यूम करेंगे।
अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों 2018-19 के डेटा के अकॉर्डिंग जो पर पर्सन द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है वो कितना होता है। तो पर पर्सन द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन 1181 किलोवाट आवर 1181 किलोवाट आवर पर कैपिटा द्वारा हर साल 2018-19 के डेटा के अकॉर्डिंग निकाला गया है, कंज्यूम करते हैं। अब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट आपको पता ही है। सो 1181 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1181 यूनिट एक पर्सन एक साल में कंज्यूम कर देते हैं। और अब सोच लो दोस्तों कि 1 अरब 36 करोड़ जनसंख्या वाले इस भारत देश में कितना पावर कंजप्शन होता होगा एक पर्सन पूरे पर्सन द्वारा एक साल में। अब इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया है। Prime Minister had announced that India will produce 175 gigawatt of non-fossil fuels as part of the commitment to the Paris Climate Agreement। जब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था तो उसके भाषण के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किए थे कि इंडिया 2022 तक 175 गीगावाट पावर नॉन फॉसिल फ्यूल से मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के तहत से जनरेट करेगा, जिसमें डिवाइड किए गए थे दोस्तों सोलर एनर्जी से 100 गीगावाट, विंड से 60 गीगावाट, बायोमास से 10 गीगावाट एंड हाइड्रो से 5 गीगावाट जो टारगेट दिए गए। एंड इन सितंबर लास्ट ईयर की बात करें तो ही हैड अनाउंस्ड डबलिंग इंडिया नॉन फॉसिल फ्यूल्स टारगेट टू 450 गीगावाट एट क्लाइमेट एक्शन समिट यूएन हेडक्वार्टर में जब उन्होंने स्पीच दिए थे तो उसके दौरान वो फ्लो में बोल दिए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कि 450 गीगावाट 2022 तक हम रिन्यूएबल एनर्जी के तहत जनरेट करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल्स का यूज करके। अब देखते हैं ये अचीव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। हम ऑलरेडी 175 गीगावाट जो टारगेट दिए थे उससे काफी पीछे हैं, किंतु जिस हिसाब से अभी प्रोग्रेस हो रही है, जिस हिसाब से हम बढ़ोतरी कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में 28% पर ईयर, उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो ज्यादा दूर नहीं है 175 गीगावाट टारगेट को अचीव करना। उसके बाद 450 गीगावाट तो भी कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों एंड कोशिश करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने का। एंड आई होप दोस्तों कि आप रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में समझ ही गए होंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। सो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी means again as the name suggested which cannot regenerate, or we can say that their supply is limited. So non-renewable energy or conventional energy is also called exhaustible sources of energy because we can't get energy for indefinite of time from them. तो ऐसे एनर्जीज को हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम फिर से जनरेट नहीं कर सकते, एक बार खपत होने के बाद उसको रीयूज नहीं कर सकते, जो लिमिटेड फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और जो एक डिफाइनेड टाइम एक लिमिट टाइम के लिए हमारे पास अवेलेबल है, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ऐसे कौन कौन से एनर्जी के स्रोत है जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर आते हैं। सो वेरियस टाइप्स ऑफ energy comes under the non-renewable resources of energy. So first is coal energy. A coal power plant is a thermal power station which burn coal to generate electricity. And you know दोस्तों coal fire power station generate over a third of the world electricity. पूरे वर्ल्ड के 3/3 जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कोयले के एनर्जी से ही जनरेट होती है। किंतु आपको ये भी पता होना चाहिए कॉज 100,000 ईयरली डेथ ईच ईयर मेनली फ्रॉम एयर पॉल्यूशन। ओनली एयर पॉल्यूशन की वजह से ही हजारों व्यक्ति एक साल में मर जाते हैं, हजारों व्यक्ति का डेथ हो जाता है दोस्तों इसके पॉल्यूशन के ही वजह से।
नेक्स्ट हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं दोस्तों, तो वह है क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर एगो एनिमल्स प्लांट के जमीन के नीचे दब जाने से बना होता है, जिसे एक्सट्रैक्ट करते हैं या निकालते हैं और उसको अलग अलग टेम्परेचर में रिफाइन करते हैं, जिससे हमें बहुमूल्य और यूजफुल पदार्थ मिलता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, बिटुमिनस, लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये सब एक मूल्यवान चीज हमको रिफाइनिंग करने से मिलता है। यदि आपको पता नहीं है दोस्तों, इफ यू डोंट नो अबाउट रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ क्रूड ऑयल, सो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, देन आई विल अपडेट द पर्टिकुलर वीडियो ऑन दैट टॉपिक। नेक्स्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो नेचुरल गैस हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गई। सो इन सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम एक नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 देखने वाले हैं दोस्तों। अभी सिर्फ नाम जान लो और थोड़ा सा इंट्रो इसके बारे में। जैसे नेचुरल गैस है, इसको भी हम क्रूड ऑयल जैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी प्रोसेस से इसको भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। सिमिलर प्रोसेस होता है दोनों का, जो कि जमीन के अंदर से निकाला जाता है। नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट सम डेटा ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो यदि हम पर्टिकुलर कोल की यदि बात करें दोस्तों, इंडिया में कोल की, तो 72% इलेक्ट्रिसिटी जो है केवल कोल फायर पावर स्टेशन से जनरेट होती है। पूरे 72% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडिया की ओनली यदि बात करें तो 72% इलेक्ट्रिसिटी जो है कोल पावर प्लांट से जनरेट होती है दोस्तों। और इंडिया में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर अवेलेबिलिटी के बारे में यदि बात करें तो कोल को यदि देखा जाए तो 179 ईयर तक के लिए हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। उसके बाद ये पूर्ण रूप से कोल हमारे इंडिया से खत्म हो जाएगा। क्रूड ऑयल की बात करें, कच्चा तेल की बात करें दोस्तों, तो 13 साल तक के लिए हमारे इंडिया में अवेलेबल है। और वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो 39 ईयर के लिए ये अवेलेबल है। उसके बाद पूर्ण रूपेण ये सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म हो जाएगी। तब हमको पूरा डिपेंड रहना पड़ेगा जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है उस पर। और एनर्जी के इसी क्राइसिस, इसी खतरा को देखते हुए हमारे गवर्नमेंट सरकार, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शुरुआत किए हैं, इलेक्ट्रिक कार लाए हैं, और जो ट्रेन वगैरह है ये सब भी अब सोलर पैनल से चलना स्टार्ट हो गए हैं। अब मान लेते हैं कोई कोल पावर प्लांट है दोस्तों, कोई कोल पावर प्लांट है जिसकी इफिशियंसी है 100%। अब वहां पर 1 किलोग्राम हम कोल को बर्न करते हैं। इफ यू बर्न 1 kg कोल, सो इट विल प्रोड्यूस 7 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि आप 1 किलोग्राम कोयला वहां पर जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उससे 7 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी मतलब 7 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन उस फैक्ट्री की, उस इंडस्ट्री की, उस पावर प्लांट की इफिशियंसी कितना हो, 100% हो। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी फैक्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी मशीन या दुनिया में ऐसे कोई भी चीज नहीं बना है जिसकी इफिशियंसी 100% हो। और पर्टिकुलर अपन बात करें कोल पावर प्लांट की, तो उसकी इफिशियंसी ऑलमोस्ट 30 to 35 होती है। तो चलो हम मान के चलते हैं ये 100% हो नहीं सकती, मान के चलते हैं उसकी इफिशियंसी है 30% दोस्तों, 30% है। अब इसमें हम 1 किलोग्राम कोल को यदि बर्न करते हैं तो वहां से प्रोड्यूस होती है 2 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 2 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं हमको यदि 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए दोस्तों, तो 1 पाउंड कोयला को हमको बर्न करने की नीड होगी। अब हम देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे मैंने डेटा बताया कि एक पर्सन बर्न पर कैपिटा एक साल में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि एक पर्सन द्वारा एक साल में कितना कोल बर्न करना पड़ता होगा हमारे इंडिया में। और उसके अकॉर्डिंग पूरे इंडिया के जो पॉपुलेशन है उसके नंबर ऑफ पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करके टोटल पॉपुलेशन के द्वारा पर ईयर कितना कोल कंजप्शन कर रहे हैं, इसको भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ आई होप कि आपको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी अच्छे से समझ आ गया होगा। सो लेट्स वी आर डिस्कस अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो देखते हैं दोस्तों डिफरेंस क्या क्या है।
सो फर्स्ट डिफरेंस है रिसोर्स विच कैन रीजनरेट एंड रीयूज। यदि रिन्यूएबल की बात करें तो ये ऐसे रिसोर्सेज है जिसको रीजनरेट कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो इसको रीयूज नहीं कर सकते, रीजनरेट नहीं कर सकते। दूसरे डिफरेंसेस की बात करें दोस्तों तो इको फ्रेंडली होती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि ये पॉल्यूशन के कारण नहीं होते हैं, इसलिए ये इको फ्रेंडली होती है। जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें दोस्तों तो ये अनइको फ्रेंडली होती है, क्योंकि सबसे मेजर कारण होते हैं पॉल्यूशन के। जैसे कि मैंने आपको एक डेटा भी बताया कि हजारों व्यक्ति एक साल में ओनली पॉल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, लंग्स में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से उसके डेथ हो जाते हैं। तो ये यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि ये सबसे बड़ा कारण है अपने पॉपुलेशन का। नेक्स्ट डिफरेंस है इन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वहीं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये एग्जॉस्टिबल है, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम के लिए दोस्तों और ये फाइनाइट टाइम के लिए है। नेक्स्ट डिफरेंस है इट्स प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज। रिन्यूएबल की बात करें तो ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जबकि नॉन रिन्यूएबल जो है एक सीमित मात्रा में प्रेजेंट है, जो एक न एक दिन खपत हो ही जाएगा। तब हमको पूर्ण रूप में डिपेंड होना पड़ेगा रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी पर। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है रिन्यूएबल एनर्जी, जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो ये कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी दोस्तों। जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो अपरंपरागत है, वो परंपरा से चलते नहीं आ रही है। नेक्स्ट डिफरेंसेस की बात करते हैं तो एग्जांपल्स है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार और देख लेते हैं कि कौन कौन सी एनर्जी रिन्यूएबल के तहत आती है। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो, जियोथर्मल, टाइडल, ये सभी एक्स्ट्रा एनर्जी एक्सेट्रा एनर्जी है जो रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आती है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अंडर में आती है। जबकि वहीं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें दोस्तों, कोल पावर प्लांट, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात आ जाती है, के अंडर में आ जाती है, जो कि असीमित रूप में अवेलेबल है, कभी ना कभी वो खत्म हो ही जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को डिफरेंसेस भी दोनों में अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। यदि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन समझ आता है, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है, आपको लगता है कि ये यूजफुल है, ये टॉपिक यूजफुल है और आने वाले वीडियोस आपके लिए यूजफुल होंगे, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियो के फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे दोस्तों। तो थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर।